आज का सफरनामा हमने किया है बैतूल के नाम। तो आइए चलें अपने सफर पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 178 किलोमीटर दूर। वैसे तो बैतूल हवाई मार्ग या रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, लेकिन सड़क मार्ग बेहद आनंददायक सफर होगा। और वैसे भी जमीन से जुड़े रहने के आनंद और सुकून की तो बात ही अलग होती है। भोपाल से होशंगाबाद पहुंचते ही माँ रेवा के दर्शन किए, आगे के सफर की अनुमति ली माँ नर्मदा से और सफर लगातार जारी रखा। इटारसी होते हुए हम पहुंचने वाले हैं बैतूल की सीमा पर। ये रास्ते, ये घने जंगल और इन आरण्यों की सघनता रहस्यमय लगती है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के घने जंगल की पंक्तियां यहाँ साकार हो उठती हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। बालाजीपुरम का मंदिर अपनी भव्यता की अलग मिसाल पेश करता है। बालाजीपुरम में भगवान बालाजी की मनोहर प्रतिमा स्थापित है। द्रविड़ निर्माण और स्थापत्य शैली का बेहतरीन नमूना लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील पर पुण्य सलीला माँ ताप्ती का उद्गम स्थल है। यही कारण है कि मुल्ताई पवित्र नगरी के रूप में भी पूजी जाती है। किंवदंती है कि ताप्ती नदी का जल चमत्कारिक है। बैतूल की भूमि उर्वरा है, पोषित है ताप्ती के मीठे जल से। तभी तो बहुतायत रूप में यहाँ मीठे गन्ने की खेती होती है, तो गुड़ बनाने का व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है। और देखिए, देखते ही देखते हम आ गए टिकारी। हम अपने किसान आलोक वर्मा से मिलने जा रहे हैं। आलोक अपनी खेती और काम को समर्पित भाव से करने वाले किसान हैं। न केवल मेहनती हैं, बल्कि वे आधुनिक भी हैं। अगर अत्याधुनिक कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गणित विषय में स्नातक करने के बाद आलोक ने खेती का व्यवसाय करने का मन बना लिया। 11 एकड़ भूमि में गन्ने की उन्नत खेती करते हैं, जो गुड़ और शक्कर उद्योग के लिए बहुत फायदेमंद है। दस एकड़ में गेहूं और लगभग 3 एकड़ जमीन में सब्जियों की उन्नत खेती करते हैं। इस समय में मेरे पास गन्ने की फसल है जो करीब 11 एकड़ में लगी हुई है। इसमें से 5 एकड़ से ऊपर कटाई हो चुकी है, जो गन्ना शुगर मिल को जा चुका है। इसमें करीब 225 टन मेरे को उत्पादन आया है और अभी 5 एकड़ में गन्ना और खड़ा है, जिसे काटना बाकी है। करीब 2.25 एकड़ में लहसुन की फसल लगी हुई है और 11 से 12 एकड़ में गेहूं लगा हुआ है ड्यूरम वैरायटी का। और ये सारी खेती मैं, एक ट्यूबवेल है मेरे पास 5 HP का, उससे इरिगेट कर रहा हूँ। बहुत कठिन काम है इतने छोटे, यानी उसमें इतने छोटे वाटर सोर्स से इतनी बड़ी खेती को करना, मगर मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ इसको। मैंने 2016 में इज़राइल गया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हार्टिकल्चर मिशन में, मैंने वहाँ एक प्रशिक्षण लिया है। 2014 में मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्रशिक्षण लेके आया हूँ। आलोक अपने काम को वैज्ञानिक तरीकों से करने में माहिर है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वे अपने काम को आसान तो बनाते ही हैं, समय और ऊर्जा की भरपूर बचत भी कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो आलोक ने अपने खेत में लगी मोटर पंप को संचालित करने के लिए अपने मोबाइल ऐप की सहायता ली है। तकनीक की जानकारी तो वे किसी विशेषज्ञ की भांति देते हैं। ये हम लोग जो देख रहे हैं, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऑटो। मतलब हम यहाँ पे अपने मोटर पंप को मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं और मोबाइल आपका रेंज में जहाँ भी रहेगा, यानी आप अगर मोबाइल की रेंज में हो, मोबाइल आपका चालू है, आप कहीं भी रहें, देश में रहें विदेश में रहें, वहाँ से आप अपनी मोटर की जानकारी ले सकते हैं। मोटर किस हालत में है, बंद है, चालू है, या उसे हमें चालू बंद करना है तो हम वो काम भी कर सकते हैं, वहीं से कर सकते हैं। अब ये मेरा पंप से मेरा कनेक्शन हो गया। एक दबाएं, मोटर बंद करने के लिए 2 दबाएं। अब अगर मैं इसमें स्टेटस लेना है तो मैंने ये इसमें 3 दबा दिया। मोटर बंद है।
मोटर बंद है, उसने स्टेटस दे दिया मेरे को। अगर मुझे चालू करना है, का स्वागत है। मोटर शुरू करने के लिए 1 दबाएं। अब ये मैंने 1 दबा दिया, ये मोटर चालू हो गई मोटर शुरू की गई है। और बताएगा अभी वो कि आप मोटर शुरू की गई। कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। मोटर शुरू करने के लिए 1 दबाएं। अब मैं 2 दबा रहा हूँ, ये बंद हो गया। मोटर बंद की इसके अलावा अगर मोटर में कोई फॉल्ट आ रहा है, कॉर्पोरेशन आपका फेस चल दिया या फेस डिम हो गया, इसके अलावा अगर मोटर सूखी चल रही है तो वो बराबर आपको इन्फॉर्म करेगा। मोटर बीच में भी फॉल्ट होता है तो वो बताएगा आपको कि इस कारण से आपकी मोटर बंद की गई है। और फेस रिवर्स हो जाए, फेस गोल हो जाए, हमको इसकी भी जानकारी इससे मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे अगर इसको कोई ने चालू बंद किया या कोई भी इसमें छेड़छाड़ करी, उस स्थिति में भी आपके पास फ़ोन आएगा कि मोटर चालू की गई, मोटर बंद की गई। अगर कोई इसको चालू बंद करता है मैन्युअली, उस स्थिति में भी वो फ़ोन करके आपको सूचित करेगा कि भाई मोटर में ये फंक्शन किया गया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जैविक उर्वरक और खाद की पूर्ति के लिए गौशालाओं के गोबर का भरपूर उपयोग करते हैं, जिससे अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। आलोक के पास 15 से 20 मवेशी भी हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पानी की बचत के साथ अच्छा उत्पादन लेने में माहिर है आलोक जी। स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम से वे अपने खेतों की जलपूर्ति आसानी से कर पाते हैं। पानी की बचत और उसका सदुपयोग पूरे वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, जिसके लिए उन्नत तकनीक से लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में एक तालाब का निर्माण भी करवाया है। अपने परिवार के अन्य सदस्यों का वे कुशलता से मार्गदर्शन करते हैं। मछली पालन में आलोक अपने भाई का पूरी आत्मीयता से सहयोग देते हैं। भाई के खेत में आधुनिक तरीके से और अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी जरूरत अनुसार फिशरी का उत्पादन करने में आलोक पूरा योगदान देते हैं। मैं प्राइवेट फार्म वाला हूँ। यदि मेरे पास का बीज अच्छा नहीं बढ़ेगा तो मेरे पास अगली बार कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए मैं मछली के बीज की क्वालिटी अच्छी रखता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो मछलियाँ पालता हूँ, मदर फादर जो ब्रीडर कहलाते हैं, वो ब्रीडर को मैं ज़्यादा पुराने नहीं रखता। अच्छा, पोल्ट्री का बिजनेस करने से मेरे को ये समझ में आया कि जैसे ब्रीडर, अपन मछली के भी जो ब्रीडर हैं वो 2 साल के बाद उस रेशियो में नहीं बढ़ते जिस रेशियो में वो दाना खा लेते हैं, जिसको FCR बोलते हैं कि आपने जितना दाना खिलाया उसका बॉडी वेट में कितना कन्वर्ट हो रहा है। ये डिपेंड करता है इकोनॉमिकली। तो मैं हर साल मछलियाँ जो मछली के जो अंडे दे देती हैं वो मछलियों को बेच देता हूँ और नए ब्रीडर फिर से डाल लेता हूँ। सितंबर अक्टूबर में जो साल भर पुराने बोनसाई सीड कहलाता है जो मेरे पास रखा रहता है, उसी को मैं 6, 7, 8 महीने में फिर से ब्रीडर बना लेता हूँ। इस प्रकार जो बीज तैयार होता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर जगह कम होने के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो मछली का बीज मेरे यहाँ हैचरी में उत्पादन बहुत हो जाता है, तो कुछ किसान भाइयों के तालाब हैं, जैसे बलराम तालाब, ये जिनने बना लिए हैं, उनके तालाबों में मैं सीड ले जाके बारिश में डाल देता हूँ। और 2 महीने में उनसे कोई ये नहीं है कि आपको पानी यदि सोयाबीन में भी लेना है तो आप ले लो, 15 दिन बाद भी पानी ले लोगे तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरह मैं उससे वहाँ बीज डाल के मछली के बीज का उत्पादन और कर लेता हूँ। लॉन टेनिस खेलना उनकी दिनचर्या में शामिल है, तो वहीं ड्राइविंग का बेहद शौक रखते हैं आलोक जी। अपनी इनफील्ड में वे बड़ी शान से सफर करते हैं और साइकिलिंग के साथ अपनी सेहत सुधार लेते हैं। नए नए पर्यटन स्थलों में घूमने फिरने के शौकीन आलोक ने अपने नाम के अनुसार ही अपने काम में महारत हासिल कर ली है। सेहत और आधुनिक सुविधाओं से भरपूर जिंदगी जीते हैं आलोक जी। और हाँ, अपनी स्वस्थ सेहत का राज वो अपने काम को ही बताते हैं, जिसके कारण वे आज तन मन और धन के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा से भरपूर हैं।
जिसकी वानगी आप इन प्रमाण पत्रों के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। लगातार प्रशिक्षण और प्रयोग से आलोक ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया है। ये एक दिन की मेहनत नहीं, सालों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन जो सुकून, जो संतोष आलोक को अपने खेतों में काम करके आता है, वो सुख और कहीं नहीं। फव्वारा पद्धति के द्वारा इनसे जो फर्टिगेशन करते हैं उससे जो लीचिंग होते हैं, जो उर्वरक के लॉसेज होते हैं या हानि होती हैं छिटकावा पद्धति की तुलना में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस पद्धति का इनने अंगीकार किया, जो कि एक नई बिल्कुल इनके द्वारा ईजाद की गई। इसके लिए भी इनको भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इनके अवार्ड के लिए हमने भेजा है कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से। तो इस तरह की उन्नत या कहना चाहिए नवाचार प्रयोग इनके द्वारा लगातार अपने प्रक्षेत्र पर किए जाते हैं, और इन नवाचार प्रयोगों की ही वजह से इनने अपने खेती को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया है, और ये अपने बैतूल ज़िले में काफ़ी नाम कमा रहे हैं। साथ में पैसा, तो ये विभिन्न तकनीकी विविध फसली खेती है, तो इनको किसी समय किसी फसल से, किसी समय दूसरी फसल से बराबर आय प्राप्त होती रहती है। तो एक अभिनव प्रयोग है इनके द्वारा, जो कि हमारे किसान भाइयों को अंगीकृत करना चाहिए। इस जो पूरी कहानी में इनका यही है कि कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहे हैं किसान, और वो लगातार अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को भी किसान के अन्य विकल्पों पर गौर करने की पूरी सलाह और सहयोग आलोक देते हैं। घर पर डॉग ब्रीडिंग का काम उनकी बेटी संभालती हैं, जो उनकी आय का एक उत्तम साधन है। एजुकेशन के साथ साथ डॉग फार्म एंड कैट ब्रीडिंग दोनों का काम स्टार्ट किया है। ये है पर्शियन कैट, ये ओरिजिन इसका ईरान का है, और इसके अलावा 2 पर्शियन कैट है और बाकी के 22 डॉग्स हैं, जिसमें कि सैंड बर्नार्ड, डाबरमैन, रॉटविलर, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, पग, पोमेरियन, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, इतनी वैरायटी के डॉग्स इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। आज आलोक वर्मा वो प्रकाश, वो चमक बन गए हैं, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और काम से सफल किसान बनकर घर परिवार के साथ पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बैतूल गोंड आदिवासियों का गढ़ है, और लोकगीत की धुन सुनने ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। इस लोकगीत की स्वर लहरियों का आनंद उठाते हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर।
जब तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना तेरे ना आणि तल्ला येते सोडी महो जमोला नि बुंद को ना नाल तल्ला येते सोडी महो जमोला नि बुंद का ना नाल आणि नांदल ते नांद गए टूडरो ना बुंद का ना नालो नांदल ते नांद गए टूडरो ना बुंद का ना नाल ओ जब तेरे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना तेरे ना अरे तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना तेरे ना रे ना जमोला दर्दे ना तेरे ना अरे बेतुल बाजार यना दाकन वासांगो वासी मदा की वो बेतुल बाजार यना दाकन वासांगो वासी मदा की वो तेरे ना रे ना जमोला वासी मदा की गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो आइए दोस्तों, अपने दूसरे कृषक वीर जयराम गायकवाड़ से भी मिल लेते हैं। चलिए चलते हैं ग्राम बघोली। जैविक खेती और शुद्ध देसी दुग्ध उत्पादन में श्रेष्ठ किसान के रूप में एक अलग पहचान है जयराम गायकवाड़ जी की। अपने गांव बघोली में अपनी प्रभावशाली छवि बनाने वाले जयराम गायकवाड़ एक समृद्ध और उन्नतशील कृषक हैं। सीधा साधा सरल ग्रामीण परिवेश और उनकी जैविक किसानी सफलता के पर्याय बन चुके हैं। इतिहास में एमए की शिक्षा हासिल करने के बाद खेती को ही अपना जीविका का आधार बनाया है। 4 भाइयों के संयुक्त परिवार में रहते हैं जयराम। जितना ध्यान और स्नेह वे अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, उतना ही ख्याल वे अपने मवेशियों का भी रखते हैं। हमारा बड़ा परिवार है, 4 भाई है हम लोग, जिसमें एक भाई सर्विस करते हैं। मेरे से छोटे वाले भाई उसके बाद में पिताजी के बाद में उनने कृषि का कार्य संभाला। क्योंकि मैं पढ़ा बैतूल में बहुत दिन तक, मैंने बीए किया, एमए किया, लेकिन मेरी शुरू से क्या बोलना चाहिए, मेरा शुरू से इंटरेस्ट खेती में था, गौपालन में था। सबसे पहले मैंने 3 भैंस खरीदी। 3 भैंस खरीदने के बाद में फिर मैंने धीरे धीरे इस व्यवसाय को बढ़ाना चाहा तो कुछ गाय खरीदी। इस व्यवसाय में कहीं कोई रिस्क नहीं है। इतना हो सकता है कि जितना अधिक अपन परिश्रम करेंगे उतना अधिक अपने को अर्निंग होगी। लगभग 30 एकड़ के क्षेत्र में खेती करते हैं जयराम, जिसमें तो बिल्कुल शुद्ध रूप में 8 से 9 एकदमे तो ऑर्गेनिक उत्पादन लिया जाता है। गन्ने की उन्नत खेती करते हैं। ज्वार, तुअर, गेहूं और चना जैसी विभिन्न फसलें भी लेते हैं। तो वहीं कुछ जगह सब्जियों के लिए भी सुरक्षित रखना नहीं भूलते जयराम। खेती के पारंपरिक तरीकों को सुधारा और आधुनिक प्रयोगों को खेती में प्राथमिकता भी दी। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से लगातार संपर्क रखा, हर बारीकी का ध्यान रखा। फिर वो चाहे मिट्टी प्रशिक्षण का काम हो या अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग करना हो, खेती किसानी के नए गुण सीखने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते।
जयराम जी के खेती करने के तरीके का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि लगभग 50 से 55 मवेशियों की एक समृद्ध गौशाला भी है उनके पास। परिवार के अन्य सदस्य पशुधन की संपूर्ण देखरेख करते हैं, जिनमें गिर प्रजाति की गाय हैं। इन गायों में सर्वोत्तम प्रदर्शन के पुरस्कार भी शामिल हैं। तो भाई उत्तम और बिल्कुल शुद्ध दूध मिलना तो लाजमी है। जयराम जी के परिवार के अन्य सदस्य 80 से 90 लीटर से भी ज्यादा दूध की सप्लाई हर रोज सुबह कर देते हैं, और जो बच जाता है तो उसके पनीर, दही, घी, अन्य दुग्ध उत्पादन बनाकर अतिरिक्त आमदनी लाखों में कर ली जाती है। एक समृद्ध और सुविकसित गौशाला से लगभग रोजाना 15 से 20 क्विंटल गोबर निकलता है, तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट प्लांट की खुराक बनकर जैविक खाद के रूप में मिल जाता है, जो स्वयं की किसानी में तो काम आता ही है। वर्मी कंपोस्ट खाद की मांग भी आसपास के क्षेत्र में है, जिससे लगभग सालाना मुनाफा 10 लाख तक का तो हो ही जाता है। पत्नी जहां घर परिवार संभालती हैं, तो वहीं पति जयराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में काम में भी हाथ बटाती हैं। अपने खेतों में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग जयराम बखूबी करना जानते हैं। आज जयराम जी की लहलहाती हरी भरी मेहनत पूरा गांव देखकर खुश होता है और उनके अनुभव का फायदा भी उठाता है। जैविक उर्वरकों का पोषण जब फसलों को मिलता है तो लागत कम लगती है, और जब लागत कम लगती है तो मुनाफा होना तो लाजमी है। और फिर सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियां भी जयराम जी जैसे किसानों का और ज्यादा संबल बनी है। मैं बैतूल बाजार से यहाँ केचुए खरीदने के लिए आया हूँ। मेरा डेयरी फार्म है, तो जैविक खाद के लिए मैं यहाँ से केचुए ले जाता हूँ। 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यहाँ मुझे केचुए की उपलब्धता अच्छी है। कठिन परिश्रम से राह बनती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, लेकिन मेहनताना तो जरूरी है प्रोत्साहन के रूप में। और ये प्रमाण पत्र गवाह हैं मेहनत के, उस सफलता के जिसे जयराम और उनके परिवार वालों ने एक दिन में नहीं, लंबे संघर्ष और मेहनत से पाई है। आज जयराम कृषि विज्ञान केंद्र में, सेमिनार में, सभाओं में, प्रशिक्षण कार्यशालाओं में लेक्चर लेते हैं, जो ये दर्शाता है कि वे एक सच्चे जैविक कृषक वीर हैं, जिनके हकदार जयराम गायकवाड़ और आलोक कुमार वर्मा जैसे समझदार और प्रगतिशील किसान लगातार अपना काम पूरे मन से एकाग्रचित होकर ईमानदारी से करते हैं। वो रक्षक हैं पर्यावरण के, वे पोषक हैं समृद्धि के। तभी तो सफलता और ऐश्वर्य की सुमधुर संगीत लहरियां गूंजती हैं इन खुली हवाओं में, जो एहसास दिलाते हैं कि आने वाला कल सुनहरा है। समृद्ध विकासशील देश के प्रगतिशील अन्नदाताओं के मेहनतकश हाथ माहिर हैं राष्ट्र निर्माण में।